मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन 17 मुद्रा, अभिप्राय, उद्भव एवं उसके कार्य, यानी यहाँ पर हम पहले देखना चाहेंगे कि मुद्रा विनिमय प्रणाली के पहले क्या प्रचलित था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा के कार्य, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करते हैं। तो हम देखते हैं, कुछ एक पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सके और इसके नोट्स जो है आप तैयार कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा, अभिप्राय, उद्भव एवं कार्य। यह इकाई 6वीं है जिसमें मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में हमको अध्ययन करना है और लेसन नंबर है आपका 17। प्रबोध की बुक से यदि देखते हैं हम तो यह है लेसन नंबर 17। यहाँ पे हमको मुद्रा के बारे में, यानी मुद्रा के पहले, यानी मुद्रा का उद्गम कैसे हुआ, उसके पहले कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, उसके पहले जो लेन देन होता था मुद्रा आने के पूर्व में तो किस प्रकार का लेन देन होता था, इन सब के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो देखिए, जब मुद्रा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब प्रणाली थी वस्तु विनिमय प्रणाली। यह प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता था। मतलब यहाँ पे वस्तुओं को लेन देन करके, यानी अदला बदली करके व्यक्ति जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। उस समय कोई मुद्रा नहीं थी, कोई किसी प्रकार का और लेन देन का कोई माध्यम नहीं था। तो जिसके ज़रूरत की वस्तु, कम ज़रूरत की वस्तु को जिस व्यक्ति को ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस प्रकार से उसकी ज़रूरत को पूर्ण करने हेतु अपने पास की अतिरिक्त चीज़ को हम देके अपनी एक दूसरे की ज़रूरतें पूर्ण करते थे। मान लीजिए किसी के पास गेहूं का उत्पादन हुआ है, किसी के पास चावल है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे कि हमारे पास गेहूं ज़्यादा है, आप थोड़ा गेहूं ले लीजिए और इस प्रकार से उसके बदले में चावल। मिट्टी के घड़े वगैरह हैं तो उनको कुछ मात्रा में गेहूं दे दिया, किसी ने कुछ मात्रा में चावल दे दिया और ज़रूरत के जो मिट्टी के जो बर्तन हैं वो उनके पास से ले लिए। इस प्रकार वस्तुओं की अदला बदली करके जो कार्य किया जाता था वह कहलाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष विनिमय है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट में परिभाषा भी दिया है कि मुद्रा के माध्यम के बिना एक वस्तु अथवा सेवा का दूसरी वस्तु अथवा सेवा के साथ सीधा विनिमय ही अदल बदल अथवा वस्तु विनिमय कहलाता है। इसको हम अदल बदल भी कहते हैं। और देखिए, विनिमय का मतलब ही है आदान प्रदान, ठीक है। तो यहाँ पे आदान प्रदान किन वस्तुओं का, किसका हो रहा है, वस्तुओं का। मतलब जो आपके सामने वाले की जो जरूरत की वस्तुएं हैं उसको हम उसको हम अपने पास की कुछ वस्तु दे रहे हैं तो उसके बदले में उससे कुछ वस्तु हम ले रहे हैं, यानी दोनों पक्षों के समझौते के आधार पर लेन देन होगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ शर्तें भी हैं, क्योंकि हर कोई किसी के भी साथ में वस्तु शेयर नहीं करेगा। तो उसकी क्या शर्तें हैं उसको देखते हैं हम। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताएं सीमित होती थी। ये पहले का जो ज़माना कह लीजिए या पहले के पीढ़ी कह लीजिए कि उस समय बहुत ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती थी। लोग थोड़ा से अपने घरों में सीमित रहते थे या उनकी आवश्यकताएं जो थी वो सीमित थी। मनुष्य की आवश्यकताएं कम थी, तो उससे के कारण क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती थी। आज यदि हम एक ही चीज़ वस्तु लेने जाते हैं, यदि मार्केट में हमको किसी प्रकार की साबुन लेने की आवश्यकता है, तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी कंपनियों की साबुन आपको मिलेंगे, यानी इतनी सारी कंपनियों के साबुन आपको मिलेंगे जिसका कि हमने सोचा भी नहीं होगा, हमको नाम भी नहीं मालूम। लेकिन तब क्या था, बहुत लिमिटेड वस्तुएं थी, ऐसे बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था, तो बहुत जो मुख्य ज़रूरत की वस्तुएं थी, यानी आवश्यकताएं हमारी सीमित थी। तब ये प्रणाली उस समय प्रचलित थी, क्योंकि ये प्रणाली उस समय के लिए ठीक थी। फिर सीमित विनिमय क्षेत्र। लेन देन भी सीमित क्षेत्र में होने के कारण व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं एक दूसरे को वस्तुओं के माध्यम से ही पूरा करते थे। तब ना तो इतनी सड़कें थी, ना तो आवागमन के साधन थे। तो उस समय क्या होता था कि लोग जो है अपनी वस्तुएं एक दूसरे के साथ में अपने ही क्षेत्र में पूरी करते थे, अपनी ज़रूरतों को एक दूसरे के साथ अदल बदल करके पूरा करते थे। फिर आर्थिक दृष्टि से समाज का पिछड़ापन। आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं थे। आज भी कुछ कुछ जगह पर
यह वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी प्रचलित है, लेकिन बहुत ही कम जगह पर, गिनी चुनी जगह पर। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यदि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, यानी संपन्नता नहीं है, तब क्या होता था, उस समय समाज में भी यही प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, यानी वस्तुओं के माध्यम से। फिर अशिक्षा एवं अज्ञानता। अशिक्षा, शिक्षित व्यक्ति नहीं थे, ज़्यादा अज्ञानी थे, तो विनिमय के साधन का पूर्ण ज्ञान एवं मुद्रा के हिसाब किताब को ना समझाने के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अब देखिए, यदि इसको देखते हैं तो वस्तु विनिमय प्रणाली, आज की कंडीशन जो है मुद्रा विनिमय प्रणाली, तो यदि हम देखते हैं कि यदि किसी को आभूषण बनाना है तो, और उसको मतलब वो कोई सोने चांदी का कार्य कर रहा है या कुछ आभूषण बनाने का कार्य कर रहा है, उसको मिट्टी के घड़े बना लेना है, यानी मिट्टी के बर्तन जो है उसको ज़रूरी है। तो ये किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन किसको चाहिए, एक सुनार को चाहिए अपने घर में प्रयोग करने के लिए, तो क्या वह कुछ सोना चांदी दे के मिट्टी के बर्तन लेगा? इस प्रकार से, और सामने वाले को जो कुम्हार है उसको उसकी ज़रूरत नहीं है सोने चांदी की, तब अदला बदली कैसे होगी, यानी तब विनिमय कैसे होगा? तो इसलिए वहाँ पर ऐसे समय में कई जगह अशिक्षा और अज्ञानता भी थी कि कहाँ किसका कितनी आवश्यकताएं हैं, तो वस्तु का लेन देन किस हिसाब से किया जाएगा। तो यहाँ पे अशिक्षा और अज्ञानता थी, लेकिन इसी समय ये होने के कारण ही विनिमय प्रणाली जो थी ये कार्य कर रही थी, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली इन शर्तों के माध्यम से वहाँ कार्य कर रही थी। अब देखते हैं उसके गुण क्या हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यक्ति जिसको आवश्यकताएं हैं वो परस्पर संपर्क करके आदान प्रदान वस्तुओं का करेगा, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में लोग अपनी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हैं और उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। सरलता होती है। सरलता कैसे? क्योंकि जो भी मनुष्य शिक्षित नहीं है वह भी इसे आसानी से समझ सकता है और इसको हिसाब किताब रखने या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो वस्तु विनिमय को ही, इस प्रणाली को ही अपनाते थे। फिर सरल श्रम विभाजन। देखिए, सरल श्रम विभाजन, इसमें आदान प्रदान होने के कारण लोग अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार अलग अलग व्यवसाय चुन लेते थे, यानी कामों को उन्होंने बांट लिया था, और उस कामों को बांटने के कारण जो इकाइयाँ कामों की बढ़ गई उनमें आपस में समन्वय भी बना रहता था, क्योंकि लोग जो है जब उन्होंने काम बांट लिए तो सबको एक दूसरे की ज़रूरत थी, तो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों का वह ऐसे ही आदान प्रदान करके कार्य करते थे। तो श्रम विभाजन के दोष से भी यहाँ पे मुक्ति मिल जाती थी, यानी किसी प्रकार का जटिल श्रम विभाजन किसी को करना नहीं होता था, सबने अपने अपने काम बांट लिए आसानी से, इच्छा के अनुसार। तो इस प्रकार से एक दूसरे के सहयोगी भी हो गए। फिर छोटे पैमाने के उत्पादन। वस्तु विनिमय प्रणाली में जब व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित है ना, यहाँ पे आवश्यकताएं हमने सीमित, शर्तें भी हैं उसकी, तो अधिक वस्तु का उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसलिए जो भी उत्पादन हो रहा था वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करके छोटे पैमाने के उद्योगों में ही हो जाता था। इसलिए यहाँ पे बहुत बड़े उद्योगीकरण वाली समस्या नहीं थी, छोटे पैमाने के उद्योग चलते थे। फिर मुद्रा के दोषों से मुक्ति। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो जहाँ मुद्रा का प्रचलन हो गया, जैसे आज की मुद्रा प्रणाली है तो उसमें मुद्रा प्रसार है, मुद्रा संकुचन है, या मतलब एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि कभी महंगाई बढ़ रही है, कभी कमी हो रही है। तो इस प्रकार से कई चीज़ें जो है, बहुत सारे मुद्रा के जो दोष है वो सब चीज़ यहाँ नहीं थे। तो ये सब चीज़ नहीं थे तो कोई आर्थिक विकास का भी यहाँ पे प्रश्न नहीं उठता था कि ये मुद्रा मतलब बहुत ज़्यादा जो असमानता है मुद्रा के कारण जो आ गई है, आर्थिक असमानता, ये सब चीज़ें वस्तु विनिमय प्रणाली में उतना नहीं था। तो मुद्रा के दोषों से मुक्ति, ये थी वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण। लेकिन गुण के बाद भी कुछ कठिनाइयाँ भी थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कठिनाइयाँ हैं देखते हैं। दोहरे संयोग का अभाव, जैसे मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया आपको, उसमें आपको अशिक्षा और अज्ञानता के इसमें सुनार और कुम्हार का उदाहरण दिया। तो यहाँ पे दोहरे सहयोग या इसको संयोग आप पढ़ेंगे, दोहरे संयोग का अभाव। संयोग का अभाव मतलब देखिए, जब भी वस्तु विनिमय प्रणाली होती है तो उसमें दोनों पक्षों का समझौता होना आवश्यक है।
एक की ज़रूरत है और दूसरे की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे विनिमय नहीं होगा, वो सार्थक विनिमय नहीं कहलाएगा। आप किसी से ज़बरदस्ती से कोई वस्तु लेकर अपनी वस्तु उसके ऊपर थोप नहीं सकते हो। तो दोहरे संयोग का अभाव मतलब यह इसका बहुत बड़ा दोष था। जैसे कुम्हार को ज़रूरत नहीं है सोने की, लेकिन सुनार को ज़रूरत है मिट्टी के बर्तनों की, तो उसको चाहिए, लेकिन इसको उसके बदले में सोना चांदी कुछ नहीं लेना है। तो क्या हो गया, यहाँ पे संयोग बन रहा है क्या? यहाँ दोहरा संयोग नहीं बन रहा है। तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल है अदला बदली की, कि किस प्रकार से देखिए व्यक्ति उस वस्तु का आदान प्रदान करता है जो सामने वाले की भी ज़रूरत हो और उसके पास उस चीज़ की अधिकता हो। जिस चीज़ की हमारे पास अधिकता है उसको हम देंगे और सामने वाले की अधिकता वाली वस्तु को हम लेंगे, मतलब एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी होगी। तो यहाँ पे दोहरे संयोग का अभाव कई क्षेत्रों में कई जगह पे बना रहता है। तो यह इसका दोष था। वस्तु विभाजन की समस्या, जैसे यही एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, तो ठीक उसी प्रकार वस्तु विभाजन की समस्या, मतलब मान लीजिए हमको दूध लेने जाना है और कोई जो व्यापारी है वो अनाज का धंधा, यानी कृषक है, वो दाल चावल अनाज का धंधा कर रहा है, अनाज उत्पन्न कर रहा है। अब वो किस प्रकार से कितना दूध लेगा तो उसके बदले में कितने चावल देगा, ये एक समस्या है। यदि कोई कपड़ा व्यापारी है, कपड़े का बना रहा है, तो यदि उसको और कुछ चीज़ें चाहिए, यदि उसको छोटी छोटी वस्तु के बाद में जब हम विनिमय करते हैं तब बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि हम इसके बदले में कितना आदान प्रदान करें, यानी हम उसके बदले में कितने कपड़े दें और उसके बदले में वो हमको कितना दूध देगा। तो यहाँ पर जब ऐसी समस्या आती तो वस्तु विभाजन की समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली में आती थी। तो यह कई जगह पे बहुत कठिनाई भी हुई। फिर धन के संचय का अभाव, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता था। वस्तुओं के द्वारा आदान प्रदान कर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते थे, लेकिन इसमें किसी प्रकार का धन संचय नहीं था। यानी अचानक किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाए तब उसके पास बड़ी समस्या होती थी। यदि आपके पास जितना अधिक था आपने किसी को दे के पूरा कर लिया, अब यदि अचानक और किसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और आपके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो किस प्रकार से विनिमय होगा। तो यहाँ पर धन संचय नहीं होने के कारण यह एक दोष हुआ। मूल्य मापन की समस्या, जैसे हमने एग्जाम्पल जितने भी लिए हैं, देखिए हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किसका मूल्य हमने कितना आंका, किसके बदले में हम कितनी वस्तु देंगे, यानी दूध के बदले में हम उसको कितना कपड़ा देंगे, दूध के बदले में हम उसको कितना चावल देंगे। इस प्रकार से ऐसी जो समस्या हुई तो ये मूल्य मापन की समस्या है, मतलब हमने उसको मूल्य से नहीं मापा। वस्तु विनिमय प्रणाली में सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव पाया। बाजार में ऐसी कोई वस्तु प्रचलित नहीं होती थी जिसका मूल्य से मूल्यांकन, वस्तु के मूल्य का मूल्यांकन किया जाए, यानी क्रय विक्रय किस आधार पर किया जाए इसका कहीं पे कुछ भी मूल्यांकन करने के लिए नहीं था। फिर आती है क्रय शक्ति के हस्तांतरण की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी क्रय शक्ति के हस्तांतरण अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में अत्यधिक असुविधा एवं कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मतलब देखिए, जहाँ पे हम सीमित क्षेत्र में हम कार्य कर रहे थे, इसका आपने शर्त में भी देखा कि क्षेत्र कैसा है, सीमित विनिमय क्षेत्र है। तो यदि क्रय शक्ति का हस्तांतरण हम कहीं और ले जाना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर सकते थे। जैसे एक एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी संपत्ति, मकान, जमीन आदि को ले जाना हो तो यह असंभव है, क्योंकि वह उसे बदल कर वस्तु के रूप में ले जाना चाहे तो श्रम, समय और अधिक धन व्यय करना पड़ता है। मतलब यदि वो किसी प्रकार से इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी तो वो लेके नहीं जा सकता, वह असंभव है। अब प्रॉपर्टी नहीं ले जा सकता है तो वो किसको देगा और उसके बदले में कितना कितना अपने पास में वस्तु पा लेगा, और उस हिसाब से उसका, क्योंकि मूल्य मापन यहाँ पे अभी हुआ नहीं था, तो यह एक बड़ी समस्या हो गई थी। स्थापित भुगतान का अभाव, वस्तु विनिमय प्रणाली के वर्तमान सौदों को भविष्य में भुगतान करने के लिए स्थगित करना कठिन हो जाता। मतलब
यदि हम कोई भुगतान की सुविधा के अभाव में अदला बदली करते हैं तो इस प्रथा में कठिनाई उत्पन्न होती थी। यानी इसका उदाहरण देखिए, जैसे किसी भी चीज का स्थापित भुगतान, यानी कुछ हमको भुगतान करना है और हमारे पास वो वस्तु नहीं है, हमको किसी से लेना है लेकिन हमको देने के लिए कुछ नहीं है, तो स्थापित भुगतान का अभाव मतलब हमारे पास भुगतान करने लायक कुछ है ही नहीं, तो हम अपनी ज़रूरत की वस्तुएं भी ले नहीं पा रहे। तो इस प्रकार से यह जो है मुख्य कठिनाइयाँ या वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ हुई। फिर आते हैं हम मुद्रा पर कि मुद्रा क्या है। तो देखिए, मुद्रा का अर्थ एवं विशेषताएं। वास्तव में मुद्रा क्या है? मुद्रा का मतलब जब एक ऐसी वस्तु जिसे विस्तृत रूप में विनियोग के माध्यम, मूल्य के मापक तथा मूल्य के साथ संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। मतलब जिसको सभी लोगों ने स्वीकार किया, किस रूप में? विनिमय के माध्यम, यानी एक दूसरे से वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए। मूल्य के मापक, यानी वस्तु को आंका गया कि इसका मूल्य कितना होगा, किस वस्तु का कितना मूल्य होगा, यानी मूल्य का मापक हुआ। मूल्य का संचय, यानी इसी को हम संचय, धन के रूप में संचय भी करना स्वीकार हुआ। इस प्रकार से इस तीनों ही माध्यम से सब लोगों ने जब इसको स्वीकार किया तो वही मुद्रा हुई। देखिए, कालबोर्ड ने उनकी परिभाषा में भी कहा है, मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। भुगतान का साधन यानी हम इसको लेन देन कर सकते हैं, हम किसी को दे भी सकते हैं। हार्टले विदर्स की भी परिभाषा बहुत अच्छी है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। देखिए, कुछ परिभाषा आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि जो 1 नंबर के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें परिभाषा दे दी जाती है और आपको बोला जाता है कि बताइए इसको किसने लिखा, यानी इसके अर्थशास्त्री का नाम क्या है। इस परिभाषा में यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, तो इसलिए कुछ परिभाषा आपको याद भी होनी चाहिए। अब ये हुई मुद्रा का अर्थ और परिभाषा। फिर देखते हैं मुद्रा के कार्य। देखिए, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कई कार्य हैं, छोटे कार्य नहीं हैं, बहुत सारे कार्य हैं मुद्रा के। तो पहले हम मुद्रा के प्रारंभिक कार्य, प्राथमिक कार्य देखते हैं, फिर सहायक कार्य और फिर आकस्मिक कार्य। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य में देखिए, यह विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम मतलब आदान प्रदान का माध्यम। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है विनिमय के माध्यम के रूप से कार्य करना। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण विभिन्न वस्तुओं का लेन देन प्रत्यक्ष न होकर मुद्रा के माध्यम से होता है। अब हम वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को यहाँ दूर करते हैं। यहाँ हम वस्तुओं लेन देन करेंगे मुद्रा के रूप में, यानी हमारे पास में धन संचय जो हमने करके रखा है, अब जरूरत नहीं है कि सामने वाले से हमको कुछ वस्तु लेना है। हम वस्तु खरीद रहे, बदले में उसको क्या दे रहे हैं? वो धन दे रहे हैं, मुद्रा दे रहे हैं, जिस मुद्रा को हमने सभी ने स्वीकृत किया। ठीक है। फिर है अगला जो है मूल्य का मापक, यह दूसरा प्राथमिक कार्य है। मूल्य का मापक यह मुद्रा का दूसरा प्राथमिक कार्य है। यह मुद्रा जिसमें मतलब सामान्य मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा कार्य करती है, यानी कोई भी वस्तु का मूल्य कितना होगा यहाँ पे पहले इसका आकलन किया जाएगा, उसको मापा जाएगा मुद्रा के माध्यम से। मतलब अब सोने का रेट कितना होगा, दूध का रेट कितना है, कपड़े का रेट कितना है, गेहूं का रेट कितना है, चावल का रेट कितना है, और उस मूल्य को जब हमने माप लिया उसकी मात्रा के अनुसार, तो इस प्रकार लेन देन हमारा आसानी से हो जाएगा। तो मूल्य का मापक, यह कार्य मुद्रा के माध्यम से किया गया। फिर मुद्रा के गौण कार्य या सहायक कार्य, इसको गौण कार्य भी कहा जाता है और सहायक कार्य भी कहा जाता है। जब आपको प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा के कार्य लिखिए, तो आप जब यदि आपको 2 नंबर के लिए पूछा है कि मुद्रा, छोटा प्रश्न पूछा है कि सिर्फ मुद्रा के सहायक कार्य लिखिए, तो आपको सिर्फ सहायक कार्य लिखना है। यदि मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखने के लिए बोला तो सिर्फ प्राथमिक कार्य लिखना है। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य तो 2 ही हैं, लेकिन यदि आपको मुद्रा के कार्य पूछा गया है तो आप बाकायदा उसको अच्छे से प्राथमिक कार्य, फिर गौण कार्य, उसके आधार पे आप लिख सकते हैं। तो देखिए, मुद्रा के गौण कार्य या सहायक कार्य, पहला है इसमें मूल्य का संचय। मुद्रा के रूप में ही व्यक्ति अपने आय का कुछ अंश बचा सकता है और जरूरत के अनुसार
उसका प्रयोग करके अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को उपभोग कर सकता है। तो इसलिए यह मूल्य का संचय भी करता है। फिर भावी भुगतान, सेकेंड पॉइंट, भावी भुगतान यानी वर्तमान युग तो हम कह सकते हैं कि लेन देन का युग भी है, उधार का युग भी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में पैसे नहीं हैं और हम उधारी में लेते हैं। आजकल तो कई चीज़ों में आपको EMI चल रहा है या किसी प्रकार का ट्रेंड हो जाता है, लोन मिल जाता है। तो ये सब का भुगतान का माध्यम क्या है, साख का माध्यम क्या है? ये सब चीज़ों में साख का माध्यम, लेन देन का माध्यम सिर्फ मुद्रा ही है। तो यह सब मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है, यानी मूल्य का संचय भी मुद्रा है और भावी भुगतान, भविष्य में जो हम भुगतान करेंगे तो उसमें भी मुद्रा के ही द्वारा भुगतान किया जाएगा। फिर मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण भी मुद्रा के ही माध्यम से होगा, यानी परिवहन के साधनों का विकास हुआ, उससे गतिशीलता आई, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। जैसे हमारा जो इसकी विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली का हमने जो दोष देखा था कि क्रय का हस्तांतरण नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ मूल्य का हस्तांतरण हम करेंगे। जैसे हमने एक जगह से हमारा दूसरी जगह हम जा रहे हैं, तो हम अपनी यहाँ की संपत्ति को बेचकर अब मुद्रा के रूप में पैसे प्राप्त करेंगे, यानी मुद्रा प्राप्त करेंगे और उस मुद्रा को लेकर हम दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं और वहाँ अपना नया कारोबार, नया घर जो चाहे वो इसी मुद्रा के माध्यम से हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मूल्य का हस्तांतरण भी हुआ। तो ये हुए मुद्रा के सहायक कार्य। फिर आ जाता है मुद्रा के आकस्मिक कार्य। इसके अलावा कई प्रकार के कार्य होते हैं मुद्रा के, जो अचानक भी हमें साथ देता है, यानी राष्ट्रीय आय का मापन, एक देश की अर्थव्यवस्था को निकालना, यानी एक देश की आय कितनी है वो भी आपका मुद्रा के माध्यम से ही निकलेगी। राष्ट्रीय आय का वितरण, कितनी आय को वितरित किया जा रहा है, कितना सार्वजनिक खर्च किया जा रहा है, सब का मापन हम किसके माध्यम से कर रहे हैं, मुद्रा के माध्यम से। अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति, अधिकतम संतुष्टि कितनी है इसको भी हम आकलन आजकल मुद्रा के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब यदि कोई वस्तु हम लेने के लिए जाते हैं, मार्केट में हम गए और मान लीजिए हम 10 रुपए का पेन खरीदने जा रहे हैं, हमको मालूम है कि ये जो सेलो पेन है या रेनॉल्ड है या कोई और कंपनी का पेन है, तो ये कितने का आ रहा है, ये 10 रुपए का आ रहा है। यदि ये 10 रुपए का आ रहा है, हम मार्केट में गए, 10 रुपए लेके गए और पता चला वो हम लोग को 9 रुपए में दे दिया, 1 रुपए हमको वापस कर दिया, तो क्या हुआ, हमको संतुष्टि मिल गई। यानी हम जो सोच के जा रहे हैं ये एक प्रकार से उपभोक्ता की बचत भी कहलाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर व्यक्ति जो वस्तु पैसे अपने लेके गए, जितना उसके पास धन है उसको वह लेके जा रहा है, तो उसके पास जितना वह धन दे रहा है तो अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति भी कर रहा है, यानी उसके द्वारा पैसे के बदले में उसको जो उपयोगिता मिल रही है उससे वह संतुष्ट हो रहा है। फिर साख का आधार, यानी बैंक से लेन देन करना है, उधारी लेना है, वह भी मुद्रा के माध्यम से। पूंजी की उत्पादकता, पूंजी हमको बचा के रखना है, यानी पूंजी लगाकर ही नई पूंजी का निर्माण भी करना है, तो भी इसी मुद्रा के माध्यम से। फिर निर्णय का वाहक, कई बड़े बड़े डिसीजन हम इस धन के माध्यम से लेते हैं, यानी हमारे पास यदि धन संचय हुआ है तो कितना धन संचय है और उसमें हम क्या खरीद सकते हैं या हम क्या निर्णय ले सकते हैं, कितनी संपत्ति में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ विनियोग कर सकते हैं, कहीं किसी कार्य में और कुछ पूंजी लगा सकते हैं, इसका निर्णय भी इन्हीं मुद्रा के माध्यम से हम कर सकते हैं। फिर शोधन क्षमता की गारंटी, शोधन क्षमता की गारंटी यानी किसी व्यक्ति अथवा फर्म के पास मुद्रा के पर्याप्त भंडार है तो उसकी ऋण वापस चुकाने की क्षमता की गारंटी भी हो जाती है, और यदि उसके पास नहीं है, कम है, तो हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते। तरलता, तरलता देखिए मुद्रा पूंजी का तरलतम रूप होता है। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इस दृष्टि से मुद्रा अत्यंत उपयोगी है, यानी प्रतिदिन के लेन देन के उद्देश्य से, व्यवसाय को चलाने के लिए और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी पूंजी को हम तरल रूप में इधर उधर आदान प्रदान करके कार्य करते हैं, इसलिए इसको तरलता का गुण भी कहा गया है। तो इस प्रकार से मुद्रा इतने कार्य पे आपकी सहभागिता होती है, यानी मुद्रा का इस प्रकार से कार्य है। नेक्स्ट वीडियो में हम मुद्रा के वर्गीकरण को समझ सकेंगे। आज के लिए धन्यवाद।